रहीम। आज का हमारा लेक्चर द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले हमने द डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939 को देखा और उस एक्ट में हमने देखा कि किस तरह ये एक्ट एक मुसलमान औरत को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी शादी को डेजोल्यूट करने का राइट देता है और कौन कौन सी ग्राउंड्स द डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939 एक मुसलमान औरत को प्रोवाइड कर रहा है। दरअसल ये जो सीरीज है ये मुस्लिम पर्सनल लॉज या फैमिली लॉज के रेलिवेंट सारे एक्ट और ऑर्डिनेंसेस हम कवर कर रहे हैं कि किस तरह एक मुसलमान औरत है या मर्द है वो अपने पर्सनल लॉज को या अपने फैमिली लॉज को जो है उसके रेलिवेंट कौन कौन से फैमिली लॉज हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारा दूसरा जो कानून है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है। अच्छा, इस ऑर्डिनेंस के बारे में दो बातें ऐसी हैं। एक बात तो बहुत खुश आइंद है और जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो तो ये है कि इस एक्ट की जो इस ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 1 है एप्लीकेबिलिटी वो बहुत क्रिस्टल क्लियरली मेंशन करता है कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल है। अच्छा, जबकि इस ऑर्डिनेंस के बारे में जो एक चीज़ जो जाहिर है बाइस तशवीश भी है और हैरानगी का बाइस है कि अभी तक क्यों हमारे पास इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी एक इस्लामी रियासत के अंदर क्यों नहीं इस तरह की लेजिस्लेशन हो सकी कि जो कि अभी तक हम अपने लॉज को इस्लाम के मुताबिक निकाल सके, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इंजंक्शंस निकाल सके। खैर, जो चीज़ इस एक्ट के इस ऑर्डिनेंस के बारे में बाइस तशवीश है वो ये है कि इस ऑर्डिनेंस की कुछ प्रोविजन जो है वो इस्लामी शरिया के खिलाफ है, इस्लामी शरी लॉज के अपोजिट है, उनके मुतजाद है। जैसे कि इस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 जो है जो सक्सेशन का है यानी यतीम पोते का राइट वो इस्लामी शरिया लॉज के अपोजिट है, उसको कंट्रावीन कर रहा है। इसी तरह जो सेक्शन 6 है पॉलीगैमी इस ऑर्डिनेंस का द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 6 पॉलीगैमी ये भी इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के अपोजिट है, उसके मुतजाद है। खैर, हम अपना ऑर्डिनेंस शुरू करते हैं। इसका सेक्शन 1 जो है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का वो एज यूजुअल जैसे कि बाकी एक्ट्स का होता है टाइटल और उसकी एक्सटेंशन है। तो इस ऑर्डिनेंस का जो हम लॉ आज पढ़ने जा रहे हैं कानून, इसका नाम होगा द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। जब अभी मैं यहाँ टाइटल पे एक ब्रेक लेता हूँ। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ऑर्डिनेंस इसके अंदर इसको एक्ट क्यों नहीं कहा गया और ऑर्डिनेंस के बारे में ऑर्डिनेंस क्या चीज़ है। ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन आर्टिकल 89 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का आर्टिकल 89 उसमें जो प्रेसिडेंट की पावर्स दी गई हैं। प्रेसिडेंट के पास हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी हैं। तो वो लेजिस्लेटिव पावर जिसको इस्तेमाल में लाते हुए पाकिस्तान का सदर कोई लॉ कोई कानून जो है वो प्रमलगेट करता है, उस चीज़ को उस पावर का नाम जो है ऑर्डिनेंस है, जो लॉ वो बनाएगा। तो अब ऑर्डिनेंस की हमने डेफिनेशन देख ली। इसमें एक चीज ये कि इसको ऑर्डिनेंस क्यों कहा जा रहा है। हमें पता है कि आर्टिकल 89 ही में मेंशन है कि कोई भी सदर जब ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करेगा तो वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो अभी तक इतना अर्सा गुजरने के बाद 1961 से ये ऑर्डिनेंस ये लॉ चलता आ रहा है। अभी तक इसको ऑर्डिनेंस क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये है कि बाद में पार्लियामेंट ने इस कानून को जो है वोटिंग के ज़रिए पास करके इसको फाइनलिटी दे दी और लिहाजा अब इस ऑर्डिनेंस जो नाम बेशक इसका ऑर्डिनेंस ही रहेगा लेकिन इसके पास फाइनलिटी और लीगल स्टेटस जो है वो एक एक्ट का ही है। खैर, ये तो एक इसके टाइटल के बारे में थी। सेक्शन 1 में ही दूसरी चीज़ जो है वो इसकी एक्सटेंशन है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो इसकी एक्सटेंशन है, एप्लीकेबल है। ख़ास तौर पे फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी जो कि मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एप्लीकेबिलिटी पे मैं ज़्यादा जोर इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी में मेंशन है कि इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल द मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो लफ्ज़ यहाँ पे मुस्लिम आया
इस मुस्लिम वर्ड पे मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि हम चूंकि मुस्लिम फैमिली लॉज पढ़ रहे हैं, हम मुसलमानों का पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक हमारे पास लीगली और इस्लामी शरई क्या डेफिनेशन है एक मुसलमान की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के ही आर्टिकल 260 क्लास 3 जो है उसकी वो बाकायदा क्लियर कट डिफाइन कर रहा है एक मुस्लिम को कि मुसलमान कौन है। आर्टिकल 263 कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि मुसलमान वो है जो वननेस अल्लाह की वहदानियत पे और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे यकीन रखे। यानी कि जो शख्स अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेगा वो आदमी मुसलमान होगा, उस ईमान उस अकीदे का आदमी मुसलमान की डेफिनेशन में फॉल करेगा। जबकि इसी आर्टिकल 260 की जो क्लास 3 है उसी के अंदर नॉन मुस्लिम को भी कैटेगोरिकली उसकी डेफिनेशन की गई है। और नॉन मुस्लिम की डेफिनेशन की गई है कि जो शख्स नॉन मुस्लिम हो या फिर अहमदी हो, इसमें कादियानी हो, लाहौरी ग्रुप हो, इन तमाम चीज़ों को ये नाम मेंशन किए गए हैं कि ये लोग मुस्लिम डेफिनेशन में नहीं आते बल्कि ये नॉन मुस्लिम की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। तो एक चीज़ हमारा शरई लॉज शरीयत के मुताबिक भी कादियानी गैर मुस्लिम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लीगल जो हमारा पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है उसके मुताबिक भी जो कादियानी जो है वो मुस्लिम की डेफिनेशन में नहीं फॉल करते। तो अब चूंकि हम द मुस्लिम पर्सनल लॉज पढ़ रहे हैं और उसी की एक हिस्सा है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जो कि आज हमारा मजमून है, तो इसमें फिर जो है मैंने आपको सामने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ये इसकी एप्लीकेबिलिटी तमाम मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान पे है कि पाकिस्तान के तमाम मुसलमान शहरियों पे ये एप्लीकेबल होगा। इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत शानदार जो है वो जजमेंट है 1998 SCMR 816 पेज, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे बताया कि चूंकि कादियानी, अहमदी या ये लाहौरिया फ़िरका जो है ये मुस्लिम की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, इसलिए ये प्रपोजिशन बनाना कि इन अहमदियों के ऊपर, कादियानियों के ऊपर जो है वो इस्लामी लॉ लगेगा, ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये इस्लामिक लॉज के अंडर जो है, इस्लामी फैमिली लॉज के अंडर ये नहीं आएंगे। अच्छा खैर, ये हमारा था पहला सेक्शन द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का, जिसके हमने देखी कि इसका टाइटल क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, जिसकी हमने थोड़ी सी डिटेल देखी। इस ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 2 है उसमें कुछ डेफिनेशन दी गई हैं जो कि जितना पहले के आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या है। आर्बिट्रेशन काउंसिल के बारे में ये ऑर्डिनेंस कहता है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो जिसमें जो है यूनियन काउंसिल का एक चेयरमैन होगा जो उसको हेड करेगा, और प्लस जो मियाँ बीवी जिनके लिए ये आर्बिट्रेशन काउंसिल बन रही है, तो मियाँ की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव और एक बीवी है या एक से ज़्यादा बीवियाँ, तो हर एक की तरफ से जो एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, इन नुमाइंदों को और इनके ऊपर जो चेयर करेगा, इनको हेड होगा यूनियन काउंसिल का मौजूदा चेयरमैन जो भी होगा, इस पे मुश्तमिल होगी एक आर्बिट्रेशन काउंसिल। ये हम देखेंगे इस आर्बिट्रेशन काउंसिल का क्या काम है और इसका इसी ऑर्डिनेंस के तहत हम ये आगे देखेंगे। फिलहाल डेफिनेशन के जुमरे में जो है वो यहाँ तक किस हद तक यही काफ़ी है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल, यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो, और प्लस मियाँ बीवी की तरफ से जो नुमाइंदे होंगे। इसमें यह बात कही गई है अगर मियाँ या बीवी की तरफ से कोई शख्स अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं शामिल हो रहा है इस काउंसिल में, इस बॉडी में, तो उसके बगैर भी ये आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल ही रहेगी। सेक्शन 2 का जो दूसरी डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन है चेयरमैन की। अच्छा, इस ऑर्डिनेंस के अंदर बताया गया है कि आर्बिट्रेशन का क्या मकसद है और उसकी क्या ड्यूटीज है, और उसको हेड चूंकि चेयरमैन कर रहा होगा यूनियन काउंसिल का, तो अब चेयरमैन कौन है? चेयरमैन के बारे में कहा गया कि अगर तो चेयरमैन यूनियन काउंसिल का मुसलमान है तो फिर तो आर्बिट्रेशन काउंसिल को भी हेड वही करेगा, वही आर्बिट्रेशन काउंसिल का भी चेयरमैन होगा। लेकिन अगर यूनियन काउंसिल का या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी बॉडी है उसको जो भी नाम दिया गया है, टाउन कमेटी का
नाम दिया गया है या कैंटोनमेंट बोर्ड का नाम दिया गया है, अगर उसका चेयरमैन मुसलमान नहीं है फिर क्या तरीका होगा? या अगर उसका चेयरमैन खुद अपनी आगे शादी के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल में एप्लीकेशन देना चाहता है तो क्या तरीकाकार होगा? या अगर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बीमार है और अपनी फ़राइज़ ड्यूटीज़ अंजाम नहीं दे सकता तो फिर उसका अपोजिट अल्टरनेट सिचुएशन क्या होगी वो बताई गई है कि फिर यूनियन आर्बिट्रेशन काउंसिल अपने अंदर से ही एक मुसलमान मेंबर को जो है वो चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल बना लेगी। फिर जो है इस ऑर्डिनेंस का इसके अंदर सेक्शन 2 में प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन है वो ऐसा जितनी वो नहीं है। अच्छा, अब सेक्शन 3 की तरफ हम बढ़ते हैं कि द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 3 क्या कहता है, और वो ये है कि कोई भी स्पेशल लॉ जो है उसकी प्रोविजंस किसी भी जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगी। इस 1964 का कुछ चीज़ें उस द मुस्लिम फैमिली कोड एक्ट 1964 और द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में कंट्रावीन कर रही हैं, तो उस सिचुएशन में क्या चीज़ मानी जाएगी? जो प्रोविजन द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो प्रोविजंस है वो उन सारे कवानीन के ऊपर प्रिवेल करेगी अगर इसमें और किसी भी दूसरे कानून के अंदर तजाद आएगा तो। फिर दूसरी चीज़ इसका जो सेक्शन 3 है, एक तो उसमें अहम बात ये बता दी गई कि ये ओवरराइड करेगा तमाम कवानीन के ऊपर द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 प्रिवेल करेगा। कोई भी यूजज हो, कोई भी जो है वो रिचुअल है, कोई भी रस्म रिवाज है या कोई भी लॉ है जो द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 से तजाद में होगा तो उस वक्त जो है लागू नहीं होगा, बल्कि द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की प्रोविजन लागू होगी। अच्छा, फिर इसमें जो चीज़ बताई गई है सेक्शन 3 में, उसमें मजीद वाज़ह कर दिया गया है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो आर्बिट्रेशन काउंसिल बन रही है उस आर्बिट्रेशन काउंसिल के ऊपर ना ही सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एप्लीकेबल होगा, ना ही इस एक्ट के इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो आर्बिट्रेशन काउंसिल चल रही है वो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत काम करेगी, बल्कि ये आर्बिट्रेशन काउंसिल सिर्फ और सिर्फ इसी द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत ही काम करेगी। इसके ऊपर सिविल प्रोसीजर का कोड एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे उन सिचुएशन में जहाँ पे इसकी अपनी प्रोविजंस फैमिली लॉज की मौजूद हैं। इसी तरह आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 जो है वो इस पर लागू नहीं होगा। जी, सेक्शन 4 जो है सक्सेशन तो सेक्शन 4 जो है वो कहता है, इसकी मैं आपको पहले मिसाल एक दे देता हूँ कि अगर एक शख्स है, लेट से ए जो है इसकी औलाद है, उसकी औलाद में जो है अली है, अहमद है, अकबर और सो उन बेटियां भी कोई हैं, ठीक है। तो अब सेक्शन 4 जो सक्सेशन क्या है वो कहता है कि अगर ए जो है अभी जिंदा है, ए जिंदा है लेकिन इसकी औलाद में से कोई अली, अहमद, अकबर, फातिमा या रुकैया में से कोई बेटी या कोई बेटा जो है वो साहिब औलाद है। मिसाल के तौर पर लेट से अली जो है, अली की आगे फर्दर औलाद है जिसमें बेटा है, बेटी है, ठीक है। तो अब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर ए जिंदा है अभी और ए की जिंदगी में ही ए का जो बेटा अली है जिसके आगे जो साहिब औलाद है उसकी आगे अली की औलाद है अपनी, अगर अली फोत हो जाता है ए की जिंदगी में, तो चूंकि अभी ए की वरासत खुली नहीं है, ठीक है, तो वरासत लेने से पहले ही अली फोत हो गया, तो इस सूरत में सेक्शन 4 ये कहता है कि अली की जो भी औलाद होगी, चाहे जितने भी इसके बेटे या बेटियां हो, वो उतना ही हिस्सा लेंगे वरासत में। अब जब ए फोत होगा, ए की वरासत में से ए के पोते पोतियों को उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना कि अगर अली जिंदा होता और वो अली को हिस्से में आता, तो जो अली का हिस्सा होगा उसी में से जो हिस्सा अली अगर जिंदा होता और अपने बाप की वरासत में से लेता, तो वही हिस्सा जो है फिर अली की औलाद में आगे चलेगा। तो सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि अगर मूद से आला, ये जो ए है ये मूद से आला है,
सेक्शन 4 कहता है कि अगर मुर्से आला जिंदा है, उसकी औलाद, आगे जो फर्दर औलाद है, उस औलाद में से कोई फौत हो जाता है, तो इसका मतलब है अभी सक्सेशन खुली नहीं है, एक ही विरासत अभी खुली नहीं है। तो अगर एक विरासत अभी नहीं खुली और ये अली फौत हो गया जो कि आगे फर्दर साहिब औलाद है, तो अली की औलाद जो है वो इंटाइटल्ड है, बेटा और बेटी दोनों, अपने दादा की विरासत में से हिस्से के, और ये उतना हिस्सा लेंगे जितना कि अगर अली जिंदा होता उसको मिलता, तो उतने ही हिस्से में से फिर उसके बेटे और बेटियां जो है आगे फर्दर इंटाइटल्ड होंगे। तो अगर कोई मुर्से आला जिसकी औलाद, जिसका कोई बेटा या बेटी जो कि साहिब औलाद है, अपने माँ बाप की जिंदगी में ही फोत हो जाता है, मुर्से आला के फोत होने से पहले ही फोत हो गया और अपने पीछे अपनी औलाद छोड़ गया, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 4 ये कहता है, तो ये जो नीचे बच्चे जिंदा हैं जिनका वालिद फौत हो गया है, ये बच्चे अपने दादा की विरासत में से इसी तरह हिस्सादार होंगे, विरासत में इसी तरह जो है इंटाइटल्ड होंगे, जिस तरह अगर उनके माँ या उनकी बाप जो है वो अपने माँ बाप असल मुर्से आला की विरासत में से जिस तरह अगर वो जिंदा होते और हिस्सा लेते, उसी के बराबर जो है उस पोता पोती को जो है वो हिस्सा मिलेगा। इस्लामिक इंजंक्शंस के ये मुतसादम है, इस शरई लाज के खिलाफ है। इसके बारे में फेडरल शरिया कोर्ट ने जो है वो फैसला भी दिया है कि सेक्शन 4 जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का ये शरीयत के खिलाफ है, और वो फैसला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील में हो गया है और अभी तक उस अपील का फैसला नहीं हुआ, वो पेंडिंग है, लिहाजा ये सेक्शन 4 जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला नहीं देती ये एज सच इंटैक्ट है और चलता रहेगा। जो सेक्शन 5 है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का, वो बड़ा क्लियरली बताता है कि क्या तरीकाकार होगा, क्या प्रोसीजर होगा जिसके तहत एक मुसलमान अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है, बाद लोग इसको कहते हैं कि सेक्शन 5 भी जो है वो इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसको फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये बात मेंशन की कि सेक्शन 5 जो है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का, वो बिल्कुल भी इस्लाम की जो है वो इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें एक शर्त ऐड कर दी गई है, वो ये है कि इसको डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन जो है वो निकाह की एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत होनी चाहिए। सेक्शन 5 क्या कहता है वो सेक्शन 5 जो है इस ऑर्डिनेंस का वो प्रोसीजर दे रहा है, जिस प्रोसीजर के तहत एक मुसलमान जिसने निकाह किया वो किस तरह अपने निकाह को, अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाए, एक डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो ताकि जो है मुख्तलिफ मसाइल ना पैदा हों। तो सेक्शन 5 बताता है कि कोई भी मुसलमान जिसने निकाह किया है, शादी की है, वो अपनी उस शादी को रजिस्टर्ड करवाएगा, डॉक्यूमेंटेड करवाएगा, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन तब लीगली वैलिड होगी जब वो इस ऑर्डिनेंस के तहत, जो ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जो तरीकाकार बता रहा है, अगर इस तरीकाकार के मुताबिक मुसलमान अपने निकाह को, शादी को रजिस्टर्ड करवाएगा तो वो वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होगी। इस ऑर्डिनेंस की परवियंस के अगेंस्ट किसी भी तरीके से अगर कोई शख्स अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो वो कानूनी तौर पे जो है वो उस पे जो है गिरफ्त होगी। तो खैर, एक तो पहली बात तो ये कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है वो इस ऑर्डिनेंस की परवियंस के मुताबिक की जाएंगी। फिर ये ऑर्डिनेंस बताता है, तरीका भी बता रहा है कि किस तरह करवानी है। तो वो सेक्शन 5 बताता है कि सबसे पहले जो है यूनियन कौंसिल जो है बाकायदा तौर पे जो है लाइसेंस इशू किया जाएगा निकाह रजिस्ट्रार के नाम से। लोगों को निकाह रजिस्ट्रार की एक पोस्ट है, ये अथॉरिटी के तौर पे दी जा रही है, और उन लोगों को लाइसेंस इशू किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एक वार्ड में सिर्फ एक शख्स होगा जो बतौर निकाह रजिस्ट्रार अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। फिर इसमें जो चीज़ है कि निकाह रजिस्ट्रार की जो है वो ज़रूरत क्यों है और निकाह रजिस्ट्रार की अहलियत क्या है। गो कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया गया, मेंशन किया गया कि कौन सा शख्स किस
जो है वो काबिलियत का शख्स निकाह रजिस्ट्रार हो सकता है, लेकिन एक निकाह रजिस्ट्रार की जिम्मेदारियां इसमें बताई गई हैं। मुख्तलिफ आर्डर्स में अदालत ने जो है अपने जजमेंट्स के अंदर वो वाज़ह की है कि एक निकाह रजिस्ट्रार की ड्यूटी क्या है। एक निकाह रजिस्ट्रार की ड्यूटीज़ जो है वो ये है कि वो तमाम कॉलम्स को निकाह नामे के उसको बड़ा ख्याल से, बड़ा खसूसी तौर पे तवज्जो के साथ, और जो चूँकि हमें पता है कि मैरिज जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के दरमियान, एक मेल और फीमेल के दरमियान, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की तमाम शराइत को बड़ी तवज्जो के साथ जो है निकाह रजिस्ट्रार जिम्मेदारी के साथ जो शराइत तय पा रही हैं पार्टीज़ के अंदर, उन्हीं कंडीशंस को बड़ी तवज्जो के साथ जो है वो लिखेगा, तमाम कॉलम्स को फिल करेगा। सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बताता है कि अगर कोई निकाह रजिस्ट्रार अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में जो है वो कोताही बरतता है तो उसको 1 माह तक की सजा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन भी हो सकता है, और हो सकता है कि फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों जो है उसको एज अ पेनल्टी की जाए। फिर इसके अंदर निकाह रजिस्ट्रार के अलावा इसमें बताया गया कि अगर कोई शख्स जिसने निकाह तो कर लिया लेकिन उसने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाई, उसने अपनी शादी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नहीं करवाई, तो ऐसा शख्स भी जो है वो सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है सेक्शन 5 जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का, इसके तहत वो शख्स जो है उसको भी जो है 3 माह तक की सज़ा हो सकती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो एक चीज़ जो है वो ये है कि जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ज़रूरी जो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो अपनी शादी की एक मुसलमान, तो उससे शादी जो है शादी की वैलिडिटी के ऊपर कोई असर नहीं होता, बल्कि हमारे पास जो है वो ऐसे लॉज और जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें अदालतों ने फैसले दिए हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई शादी की तो उससे शादी के ऊपर, शादी की वैलिडिटी के ऊपर कोई असरात नहीं आएंगे, शादी वैलिड है। अलबत्ता चूंकि लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की पूरी नहीं की तो उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो उस आदमी को मिलेगी। इसके अंदर PLD 2000 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 1 ने वाज़ह तौर पर बताया कि सेक्शन 5 जो है वो सेक्शन 5 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 इज नॉट वायलेटिव टू इस्लामिक इंजंक्शंस। इसी तरह जो है 2006 वाया लॉ 349 पेज और 2004 वाया लॉ 239 पेज, इसके ऊपर भी इन जजमेंट्स के अंदर भी बाकायदा वाज़ह तौर पे बताया गया है कि अगर शादी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुई तो उसकी वैलिडिटी के ऊपर इटसेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो असरअंदाज नहीं होती, लेकिन चूंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई होगी डॉक्यूमेंटेशन की तो उस लिए जो है उसको पेनल्टीज हो सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो निकाह रजिस्ट्रार है उसको इस वजह से भी उसकी जो जिम्मेदारी वो बहुत अहम है क्योंकि शादी के बाद बहुत सी ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जो कि अगर निकाह रजिस्ट्रार अपनी जिम्मेदारियां ना पूरी करे, मसलन के मेंटेनेंस का मसला हो सकता है, वरासत के मसाइल बहुत से पैदा हो सकते हैं, लिजिटमेसी ऑफ चाइल्ड के बहुत सा जो है बच्चे की लिजिटमेसी के ऊपर सवाल खड़ा हो सकता है, और इसी तरह डावर और बहुत से जो है वो इश्यूज बाद में पैदा हो सकते हैं। इसलिए एक निकाह रजिस्ट्रार के लिए ज़रूरी है कि वो बहुत एहतियात से निकाह पढ़ाते टाइम यानी निकाह के वक्त जब वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के मरहले से गुजर रहा है उस वक्त दोनों फ्रीकैन को बहुत तरीके से ऑब्जर्व करे, और इसी तरह जो है लड़का लड़की यानी दूल्हा दुल्हन की उम्रें देखे, चाहे खुद देखे, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का, जिम्मेदार है कि नाबालिग का निकाह तो नहीं वो पढ़ा रहा। इसी तरह जो फ्रीकैन में निकाह हो रहा है जबरन निकाह तो नहीं हो रहा, लड़की की जो है वो उसकी विल के खिलाफ तो नहीं निकाह पढ़ाया जा रहा, तो ये मामला देखने होते हैं जी। तो इसका जो सेक्शन 6 है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का, ये उन प्रोविजंस में से है जो कि गैर इस्लामी है और शरई लॉज के जो है वो खिलाफ है। जिस तरह के मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 4 सक्सेशन का है यतीम पोते की विरासत का, वो भी गैर शरई है, शरई लॉज के खिलाफ है। और इसी तरह इसका जो सेक्शन 6 है पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादी, वो भी जो है खिलाफ शरीयत है। वो किस तरह कि इस्लाम ने एक मर्द को इजाज़त दी है कि अगर एक शख्स, एक मुसलमान मर्द, अगर वो समझता है कि वो
एक से ज़्यादा बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सकता है, तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मुसलमान मर्द को इजाज़त दी है कि वो 2, 3 या 4 तक एक वक्त में 4 बीवियां भी रख सकता है, लेकिन शर्त ये लगाई है कि अगर वो समझे कि वो इंसाफ कर सकता है। अच्छा, लेकिन इस एक्ट ने, इस ऑर्डिनेंस ने क्या किया? इस ऑर्डिनेंस ने इस्लामी जो अहकामात है उनके खिलाफ ये इस तरह हुआ, कंट्रेरी टू इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, ये इस तरह है कि इस लॉ ने पाबंदी लगा दी है कि एक मर्द अगर उसने दूसरी शादी करनी है तो वो अपनी साबका बीवी की इजाज़त से शादी कर सकेगा, अगर उसको इजाज़त नहीं मिलती तो वो नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो वर्डिंग यूज हुई है इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 में वो तो है आर्बिट्रेशन काउंसिल की, लेकिन हमें पता है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है कि एक चेयरमैन होगा यूनियन काउंसिल का अगर वो मुसलमान है तो, और प्लस जो शोहर है, जो एप्लीकेंट है जिसने शादी करनी है दूसरी हिसाब का एक बीवी की मौजूदगी में आगे शादी करना चाह रहा है, उस आदमी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और जो मौजूदा बीवी है वो या एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो उन सब बीवियों की तरफ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो ये जो है वो कौंसल, आर्बिट्रेशन कौंसल बन जाएगी। अच्छा, अब तरीका क्या है? अगर एक शख्स, मुसलमान शख्स पाकिस्तान में एक बीवी की मौजूदगी में या 2 या 3 बीवियों की मौजूदगी में आगे शादी करना चाहता है, मजीद फर्दर एक शादी करना चाहता है, तो उसको क्या तरीकाकार है? इस्लाम में तो ये है कि वो खुद उसको बगैर किसी भी बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान ने लीगल प्रोविजन दी है वो ये है कि उसने अगर शादी करनी है तो पहले वो आर्बिट्रेशन काउंसिल में, यूनियन काउंसिल में जो है, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एप्लीकेशन देगा यूनियन, और उसमें बताएगा कि वो शादी करना चाहता है और आया कि उसकी पहली जो मौजूदा बीवी है या एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं उन्होंने उसको इजाज़त दी है फर्दर शादी की या नहीं दी, वो भी लिखेगा। जो प्रॉपर एक फ़ीस होगी, प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, वो होगी। अच्छा, जब ये एप्लीकेशन चेयरमैन यूनियन काउंसिल को मौसूल होगी तो वो फ़ौरन इस एप्लीकेशन के रिसीव होने के बाद जो है वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाएगा, जिसको हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लिया कि वो किस पे मुश्तमिल होगी। जब ये आर्बिट्रेशन काउंसिल बन जाएगी, अब ये आर्बिट्रेशन काउंसिल बैठ के फैसला करेगी कि क्या जो ये शादी एक शख्स मुसलमान मर्द आगे मजीद शादी करना चाह रहा है, क्या वाकई इसको ज़रूरत भी है शादी की, क्या या इसकी ये शादी करना इंसाफ के मुताबिक है। अगर तो आर्बिट्रेशन काउंसिल फैसला करती है कि ये शादी आगे कर सकता है और ये इंसाफ के मुताबिक है या ये आदमी वाकई ज़रूरतमंद है, तो वो शख्स जो है वो आगे शादी करेगा। लेकिन अगर एक शख्स जिसने आर्बिट्रेशन की इजाज़त नहीं ली और अपनी बीवी की, मौजूदा बीवी या बीवियों की इजाज़त के बगैर शादी कर रहा है आगे फर्दर, तो उस लिटिगेशन भी हो सकती है और पेनल्टी भी, क्रिमिनल पेनल्टी भी उस पर जो है वो कानूनी तौर पे लागू हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट की तरफ भी जा सकता है, तो फाइन भी हो सकता है। प्लस अगर एक शख्स अपनी मौजूदा बीवी या बीवियों की इजाज़त के बगैर फर्दर शादी करता है तो उस जो मौजूदा उसकी बीवी या एक से ज़्यादा बीवियां हैं 3 तक, तो फिर उन बीवियों का जो हक महर इसके ज़िम्मे रहता होगा, जितना जितना हक महर, खा वो मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल, प्रॉम्प्ट हो या फिर जो है वो डेफर हो, तो अगर वो फर्दर आगे शादी बगैर इजाज़त के करता है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे जो पहली पाबंदी है वो ये है कि उसने फौरी तौर पे अपनी बीवियों के जो है जो हक महर जो जितना भी रहता होगा वो फौरी तौर पे उसने अदा करना है। और अगर वो ये हक महर फौरी तौर पे अदा नहीं करता अपनी मौजूद साबका बीवियों को, तो फिर ये ऐसे ही उससे लिया जाएगा जिस तरह के लैंड अरियर्स का हमने प्रोसीजर देखा कि उसके मुताबिक उसकी जायदाद से जो है वो पैसे लेके उन मौजूदा साबका बीवियों को दिए जाएंगे। फिर जो उस पर पेनल्टी, जो क्रिमिनल पेनल्टी होगी वो ये है कि उस शख्स को जो है साल तक जो है वो इम्प्रिजनमेंट में हो सकती है और साथ में जो है उसको फाइन भी हो सकता है। तो ये सेक्शन 6 है पॉलीगैमी का। तो जो सेक्शन 7 है इस ऑर्डिनेंस का, वो तलाक का प्रोसीजर बयान करता है कि किस तरह तलाक इफेक्टिव होगी। तो सेक्शन 7 जो है वो बताता है कि अगर एक मुसलमान शोहर जो है वो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, अब उसने
भी अपनी बीवी को तलाक खा ओरल दी है या रिटर्न में दी है, जिस भी तरीके से एक मुसलमान मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दी है, तो सेक्शन 7 के तहत अब वो शख्स इस चीज़ की इतला जो है वो यूनियन कौंसिल को इन रिटर्न देगा कि मैंने अपनी बीवी को जो है वो तलाक दे दी है। तो एक नोटिस वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल को भेजेगा और इसी तरह एक कॉपी जो है उस तलाक की वो अपनी वाइफ को भेजेगा उस नोटिस की। चेयरमैन यूनियन कौंसिल जो है जैसे ही उसको ये नोटिस मिलेगा वो फौरन 30 दिनों के अंदर अंदर आर्बिट्रेशन कौंसिल बनाएगा, जिसको हमने पहले पढ़ लिया उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आर्बिट्रेशन कौंसिल बनाने के बाद जो चेयरमैन आर्बिट्रेशन कौंसिल होगी वो फैसला करेगी, रिकन्सिलिएशन के लिए मियाँ बीवी में मसालत की कोशिशें करेंगी और वो तमाम जो है वो मुमकिना तदाबीर इख्तियार की जाएगी जिससे मियाँ बीवी में मसालत हो जाए। खैर ये आर्बिट्रेशन कौंसिल की जो है वो जिम्मेदारी है। अच्छा, अब जिस दिन इस शख्स ने शोहर ने नोटिस भेजा है यूनियन कौंसिल में अपनी तलाक के बारे में, उस दिन से लेके 90 दिन तक वो तलाक इफ़ेक्टिव नहीं होगी। 90 दिनों का अरसा जो है वो रखा गया है ताकि इस अरसे के दौरान मियाँ बीवी में मुसालत की कोशिशें की जा सके। तो सेक्शन 7 बताता है कि जब तलाक हो गई एक नोटिस जो है चेयरमैन यूनियन कौंसिल पे जाएगा, यूनियन कौंसिल का चेयरमैन फौरन आर्बिट्रेशन कौंसिल बनाएगा और वो आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है 3 जो तोहर की है औरतों के और इन 90 दिनों के दरमियान में इस अरसे में चेयरमैन कौंसिल जो है वो आर्बिट्रेशन कौंसिल बना के उसकी पूरी जो है वो मुसालत की कोशिश करेगा। अगर मुसालत नहीं होती तो फिर 90 दिनों के बाद ये शादी जो है वो जो तलाक उसने मर्द ने दी थी वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी और शादी इनकी जो है वो जो अज़दवाजी रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 7 ने इसमें एक और चीज़ ये बताई है कि अगर जब तलाक दी, जब नोटिस चेयरमैन यूनियन कौंसिल को भेजा, अगर उस नोटिस के 90 दिन तक जो है वो तलाक इफेक्टिव नहीं होगी। और दूसरी शर्त ये बताइए कि अगर बीवी प्रेग्नेंट है, हामला है, तो फिर या तो उसकी जब तक 90 दिनों तक इफेक्टिव नहीं होगी और अगर 90 दिनों के बाद अभी औरत हामला है तो फिर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है तलाक इफेक्टिव नहीं होगी। फिर इसमें एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि अब जब इस प्रोसीजर के तहत एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है तो अब बीवी जो है वो 90 दिन के बाद तलाक इफेक्टिव हो गई। इस तलाक के बाद बीवी दोबारा अपने इसी शोहर से चाहे तो इसी शोहर से भी निकाह कर सकती है और अगर किसी और मर्द से चाहे तो उससे भी निकाह कर सकती है। यानी कि बगैर वो जो एक हलाला वाला कॉन्सेप्ट है उसके अलावा उसके बगैर ही, क्योंकि ये एक तलाक तसव्वुर की जाएगी कानून की नज़र में। अभी हमारा जो लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का वो और जो इस्लामी सिस्टम है तलाक का, इसमें ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है। इस पर इंशाल्लाह ताला एक अलग से डिटेल्ड लेक्चर वीडियो जो है वो तैयार हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सेक्शन 7 बता रहा है तरीका वो ये है कि एक शख्स ने तलाक लिखी, अपनी बीवी को दी, इस चीज़ का नोटिस वो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को देगा, यूनियन कौंसिल का चेयरमैन आर्बिट्रेशन कौंसिल बनाएगा, आर्बिट्रेशन कौंसिल 90 दिनों तक जो है वो मुसालती तदाबीर इख्तियार करेगी। अगर मुसालत नहीं होती तो 90 दिन के बाद जो है वो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। या अगर 90 दिन के बाद भी औरत प्रेगनेंट है तो जब तक वो प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं होती, डिलीवरी नहीं होती, जब तक जो है वो तलाक इफेक्टिव नहीं होगी। और फिर एंड में ये है कि अगर जब ये तलाक इफेक्टिव हो जाएगी उसके बाद भी जो है वो बीवी अगर चाहेगी तो दोबारा निकाह इसी शोहर के साथ बगैर किसी इंटरवेंशन या इंटरकोर्स ऑफ द थर्ड सेकंड शोहर की के साथ शादी के बगैर ही डायरेक्ट इसी साबका शोहर के साथ भी दोबारा निकाह करके अपना शादी कर सकती है। और जो सेक्शन 8 है इस ऑर्डिनेंस का, सेक्शन 8 बताता है कि अगर तलाक के अलावा किसी भी तरीके से शादी जो है वो डिज़ॉल्व हो रही है तो फिर यानी खुला की सूरत में हो रही है या एक निकाहनामे के अंदर एक कॉलम होता है जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक का राइट तफवीज़ कर देता है, दे देता है कि बीवी जब चाहे खुद को तलाक दे सकती है। तो अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तब भी, या अगर औरत खुला की सूरत में जा रही है तो फिर भी जो है ये सेक्शन 7 वाला जो प्रोसीजर है ये म्यूटेटस म्यूटेंडिस यानी सेम एज इट इज़
अप्लाई करेगा उस सिचुएशन में भी। अगर औरत ने खुला लिया है तो वो खुला जब जिस डेट को हुई उस डेट में यूनियन कौंसिल के पास वो नोटिस चला जाएगा। उस नोटिस के 90 दिन तक जो है वो खुला इफेक्टिव नहीं होगी। 90 दिन के दरमियान 90 दिनों के बाद जो है वो खुला इफेक्टिव होगी। सेक्शन 9 जो है द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का वो बताता है कि अगर एक शोहर जो है उसकी एक बीवी है और वो अपनी बीवी को खर्चा नहीं दे रहा, या एक से ज़्यादा बीवियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनको खर्चा नहीं दे रहा, या अगर खर्चा दे रहा है तो उसमें इंसाफ नहीं कर रहा या कम दे रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में कोई भी एक बीवी या सारी की सारी बीवियां या 2 या 3 बीवियां जो हैं वो यूनियन कौंसिल को के चेयरमैन को एप्लीकेशन देगी। यूनियन कौंसिल का चेयरमैन उस एप्लीकेशन के रिसीव होने पे वही आर्बिट्रेशन कौंसिल बनाएगा। आर्बिट्रेशन कौंसिल फैसला करेगी कि आया कि शोहर वो अपनी बीवियों को या एक बीवी को खर्चा कितना दे रहा है, कम दे रहा है, तो इस बारे में आर्बिट्रेशन कौंसिल एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जिसके अंदर हुक्म दिया जाएगा शोहर को। शोहर पाबंद होगा उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो अमाउंट लिखी होगी कि वो लाजमी तौर पे हर माह या हर साल के बाद वो जो अमाउंट है वो अपनी बीवी को दे। इसी तरह ये जो एप्लीकेशन है ये बच्चे की बीवियां खुद भी दे सकती हैं, या एक बीवी अपने खर्चे के अलावा अपने बच्चे यानी अपनी औलाद के खर्चे के लिए भी जो है ये एप्लीकेशन दे सकती है। उसका भी सेम यही प्रोसीजर है। इसी तरह बच्चे की नाबालिग बच्चे की माँ के अलावा उसकी नानी भी जो है वो भी जो है यूनियन कौंसिल में एप्लीकेशन दे के आर्बिट्रेशन कौंसिल से सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, जिसमें आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है उस बच्चे के बाप को पाबंद करेगी कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो मेंशन हो गया सर्टिफिकेट में वो हर माह या हर साल जो है अपने बेटे को लाजमी दे, फिर उसके खर्चे के लिए, नानो नफका के लिए। अच्छा, फिर इसमें ये चीज़ है कि ये जब सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आर्बिट्रेशन जो भी ऑर्डर या सर्टिफिकेट इशू करेगी उस सर्टिफिकेट के खिलाफ जो है रिवीजन कलेक्टर के पास होगी, ठीक है, और कलेक्टर का फैसला जो है वो फाइनल होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने पीछे देखा था सेक्शन 6 के अंदर पॉलीगैमी के अंदर एक शख्स जो है वो दूसरे मजीद फर्दर शादी के लिए ज़्यादा अप्लाई करता है तो आर्बिट्रेशन के फैसले के खिलाफ वो जो है रिवीजन में जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ सर्टिफिकेट के जो सर्टिफिकेट इशू होगा इसके खिलाफ भी जो है वो रिवीजन में कलेक्टर के पास जा सकता है, और कलेक्टर का फैसला जो है वो फाइनल होगा और किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर इसमें जो चीज़ है वो ये है कि अगर वो शख्स जो है इस सर्टिफिकेट के ऊपर जो मेंशन पर्टिकुलर अमाउंट है वो नहीं पे करता तो फिर वो अमाउंट इसी तरह रिकवर होगी जिस तरह के एक किसी भी शख्स के लैंड एरिया जो है वो हुकूमत रिकवर करती है। फिर इसमें जो सेक्शन 10 है वो डावर का है कि अगर निकाहनामा के अंदर पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया कि जो हक महर है, जो डावर है वो किस किस्म का होगा, मुअज्जल होगा या गैर मुअज्जल होगा, तो फिर जो है वो सेक्शन 10 बताता है इस ऑर्डिनेंस का कि सारे का सारा हक महर जो भी तय होगा वो ऑन द जो डिमांड है, ऑन डिमांड जो है वो पेएबल होगा, कि यानी कि जब भी जो बीवी है वो क्लेम मांगेगी तो उसी वक्त मर्द जो है वो पाबंद होगा उसको देने का। या तो फिर शोहर जो है निकाह नामे में एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट दोनों पार्टीज आपस में तय करके एग्रीमेंट यानी निकाह नामे में मेंशन कर लेंगे कि हक महर कितना मुअज्जल है, कितना गैर मुअज्जल है, या सारा मुअज्जल है या सारा गैर मुअज्जल है। तो अगर ये चीज़ें तय नहीं पाई तो फिर ऐसी सूरत में सेक्शन 10 कहता है कि जो हक महर होगा वो ऑन डिमांड जब भी औरत बीवी क्लेम करेगी मर्द देने का पाबंद होगा। सेक्शन 11 जो आखिरी सेक्शन है इस ऑर्डिनेंस का वो कहता है कि वफाकी हुकूमत या प्रोविंशियल हुकूमत जो है वो इस ऑर्डिनेंस को इफेक्ट करने के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए जो है वो रूल्स बना सकती है, उसके पास पावर है रूल्स बनाने की, और अगर कोई शख्स उन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर जो है वो लीगल पेनल्टी भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो भी इन्फोर्स कर सकती है।